तो हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि अफ्रीका में एक पॉलिसी चलती थी जिसे अपार्थीड कहा जाता था, और ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के द्वारा चलाई गई थी। यानी पहली बार ऐसा कहीं देखा जा रहा था कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि लोगों से, लोगों के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। जबकि हमेशा हमने दुनिया में ये सुना है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि लोगों में जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उसको दूर किया जा सके, लोगों के मन में दूसरों के लिए जो भेदभाव की भावना है उसे खत्म किया जा सके, ताकि सारे लोग एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ, यूनिटी के साथ रह सकें। मगर यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट एक ऐसा कानून लेके आई थी जिसे अपार्थीड कहा जाता था, जिस पॉलिसी के तहत ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में अपार्टनेस यानी सेपरेटनेस करी जाती थी, उनको अलग अलग रखा जाता था। अलग अलग फैसिलिटीज थी ब्लैक्स के लिए, अलग फैसिलिटीज थी व्हाइट्स के लिए। तो व्हाइट स्किन्ड जो लोग थे उनको कई सारे अधिकार दिए गए, कई सारे प्रिविलेजेस यानी कई सारे बेनिफिट्स दिए गए। उनके लिए अलग स्कूल्स बनाए जाते थे, अलग हॉस्पिटल्स बनाए जाते थे, अलग ट्रेन्स और अलग बसेस बनाई जाती थी। जबकि यहाँ तक कि जो सबसे फर्टाइल जमीनें होती थी, यानी सबसे उपजाऊ खेत होते थे, वो सारे खेत सफेद कलर के जो लोग थे, यानी व्हाइट स्किन के जो लोग थे, गोरी स्किन के जो लोग थे, उनके लिए रखे जाया करते थे। यानी जो उपजाऊ मिट्टी है वो गोरे लोगों के लिए, जो ऐसी जमीन है जहां पे फसल ज्यादा अच्छी नहीं उगती है वो काले लोगों के लिए। इस तरीके से सरकार की तरफ से ही ये भेदभाव किया जाता था, जिसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसको 1964 में शुरू किया गया। और 1964 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट में कहा जाता है एएनसी। एएनसी को स्टार्ट करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने सारे लोगों को साथ में लिया और सारे लोगों को साथ में लेकर के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, वो समझना जरूरी है। उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से किया। यानी जब ब्लैक्स लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको गुस्सा आता था, उनके उनको उनको प्रताड़ित जब किया जाता था, जब उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे तो उनको गुस्सा आता था। जब उनको गुस्सा आता था तो वो कभी तोड़ फोड़ करने लगते थे, कभी किसी को मारना शुरू कर दिया करते थे गुस्से में। जब उनकी सीमा पार हो जाती थी, गुस्से की सहनशीलता की सीमा पार हो जाती थी, अब उससे ज्यादा वो सह नहीं पाते थे और वो सोच लेते थे कि या तो हम मर जाएंगे या इन लोगों को मार देंगे। तो उस समय पर नेल्सन मंडेला आते हैं, सारे लोगों को यूनाइट करते हैं और सारे लोगों को समझाते हैं कि देखो, अगर हम गुस्से से काम लेंगे तो सरकार को मौका मिल जाएगा हमें जेल में बंद करने का, या हमें फांसी दे देने का, या सारे लोगों को मार देने का मौका मिल जाएगा सरकार को। इसलिए अभी हम जो कुछ भी करेंगे वो नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे। नॉन तो इधर रह गया, वायलेंट उधर चला गया, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे। नॉन वायलेंट कहा जाता है जब वायलेंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए, यानी गुस्से का, तोड़ फोड़ का, अग्रेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसे नॉन वायलेंस कहा जाता है। तो नॉन वायलेंट तरीके से नेल्सन मंडेला ने सबको गवर्नमेंट के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे। इसका नतीजा क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी वो कमजोर पड़ने लगी, गवर्नमेंट को डर लगने लगा, और फिर गवर्नमेंट ने जो था वो नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया, और नेल्सन मंडेला प्रिजन में रहे लगभग 27 साल के लिए। So for almost 27 years, Nelson Mandela lived in the prison. But as I told you yesterday, कि जो उन्होंने अपने पीछे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना दी थी और उसमें जो लोग मिल चुके थे, जो लोग आ चुके थे, मेंबर्स बन गए थे उस कांग्रेस का, उन सारे मेंबर्स ने मिल करके देश के सारे लोगों को यूनाइट रखा, सारे ब्लैक्स को यूनाइट रखा, और सारे ब्लैक्स को एंटी नॉन वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लगातार जारी रखा। और अंत ये हुआ कि 1990s में साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट हार गई। वो समझ गई कि अब हम लोग ऐसे इस कानून के साथ काम नहीं चला सकते, और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को जेल से निकाला, जेल से छोड़ दिया, और कई सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज का मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है भेदभाव को, लॉस कहा जाता है कानून को। तो ऐसे कानून जिसके जरिए सरकार लोगों के साथ भेदभाव करती थी, उनमें से बहुत सारे कानूनों को, बहुत सारे लॉज को सरकार ने चेंज कर दिया।
सरकार घबरा गई, सरकार ने चेंज कर दिया। और उसमें से एक लॉ था कि सारे के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। यानी हर एक इंसान, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो कलर्ड हो, चाहे वो व्हाइट हो, सबको राइट दे दिया गया कि आप वोट डाल सकते हैं। जब ये अधिकार मिल गया तो उसके बाद इलेक्शंस हुए 1994 में। जब 1994 में इलेक्शंस हुए देश के, नेल्सन मंडेला उन इलेक्शंस में कंटेस्ट किया नेल्सन मंडेला ने, और नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बना दिया गया उस देश का, यानी साउथ अफ्रीका का। वही साउथ अफ्रीका में जिसमें कुछ साल पहले तक ब्लैक्स को अच्छी बस में चढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाने का अधिकार नहीं था, अच्छे हॉस्पिटल्स में बीमारी के समय पे अपना इलाज करवाने का अधिकार नहीं था, उसी साउथ अफ्रीका में अब उन्हीं ब्लैक्स में से एक आदमी आता है और वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है, यानी देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि सारे लोगों ने ये बताया कि हम, यानी लोग, इस देश के लोग ये बताएंगे कि सरकार कौन बनाएगा। इस देश के लोगों के पास ये अधिकार है कि सरकार कौन चलाएगा। इसलिए देश के लोगों को यह अधिकार देना जरूरी है और देश के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। और इस तरीके से साउथ अफ्रीका में 1994 से डेमोक्रेसी लागू हो गई, यानी एक ऐसा रूल लागू हो गया जिसे रूल ऑफ पीपल कहा जाता है, यानी लोगों का रूल कहा जाता है। ऐसा रूल जहां पे लोगों का ध्यान रखा जाता है, जनता का ध्यान रखा जाता है। और जनता जो थी साउथ अफ्रीका में, वो लगभग 80%, 80% पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जनता जब ब्लैक्स हैं तो उनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। और इस तरीके से 1994 में ब्लैक्स का ने को वोट डालने का जब अधिकार मिला और प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला, तो डेमोक्रेसी लागू हो गई साउथ अफ्रीका में भी। अब हम बातचीत करते हैं डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई। डेमोक्रेसी तो हमें मालूम है कि इंडिया में भी है, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया जिस दिन आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के चुंगल से आजाद हुआ, उसी आजादी के समय पर इंडिया ने यह फैसला कर लिया कि हम अपने आप को डेमोक्रेसी रखेंगे, यानी इंडिया में डेमोक्रेसी लाई जाएगी, इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से रूल किया जाएगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर चैप्टर का नाम भी डेमोक्रेसी है, आप भी बार बार डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है क्या चीज, क्या कहना चाहते हैं आप? तो बच्चों, डेमोक्रेसी समझाने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि दुनिया में अलग अलग तरीके से रूल किया जाता रहा है। जैसे एक रूल क्या होता है जिसमें राजा रूल करता था, आपको मालूम है ये चीज? तो राजा रूल करता था। और बेटा हैंड रेज मत कीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं जैसे ही, चलिए मैं आपके मैसेजेस चेक कर लेता हूँ। हैंड रेज करने से क्या होता है कि मैं फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। बेटा मैंने बताया है कि जिन लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो सारे लोग एक बार, यस नियति यू कैन डू दैट। जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब यस है नियति। सुमामा का सवाल है कि सर क्या एग्जाम अगले अगले महीने एग्जाम है? यस, बहुत, इट इज वेरी लाइकली दैट यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स इन द नेक्स्ट मंथ, which means in September. Very likely, though we have not been given any information by the school. ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे स्कूल की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है और कोई अभी डिस्कशन इस चीज के ऊपर हमारे लिए नहीं हुआ है। मीटिंग में भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि लाइक इट इज वेरी लाइकली दैट यू आर गोइंग टू एग्जाम हैव योर एग्जाम्स इन सितंबर। सेकेंड, देवांश खनेजा, देवांश चौधरी एंड नक्श गुप्ता। बेटा एंड शुभी, आपके लिए ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तब मैं वॉइस टेस्ट कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरी आवाज क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। और जब आप लोग अग्री कर जाते हैं कि हाँ सर, मेजोरिटी स्टूडेंट्स अभी कह देते हैं कि सर आ रही है, ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी कहते हैं कि सर आवाज आ रही है, तभी मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको अब मेरी आवाज नहीं आ रही है तो उसका सिंपल तरीका यह है कि एक बार मीटिंग छोड़िए और छोड़ के रीज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जल्दी से रीज्वाइन कीजिए ताकि आप जो है आपकी अटेंडेंस आपसे ना ले ली जाए। ओके, तो अभी एग्जाम्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है दिव्य कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे कैसे होंगे, नो आइडिया एट ऑल। इट्स जस्ट दैट यू नो आई एम जस्ट गिविंग अब, यू नो
दिस इज जस्ट अ गैस मेरा ये गैस है बस कि एग्जाम्स हो सकते हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर इफ वी आर गोइंग टू हैव एग्जाम्स और नॉट। ऑल राइट, अब आ जाते हैं इस बात पे। मैं डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा था, मैंने ये कहा था कि भाई डेमोक्रेसी समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लोगों ने रूल किया है। जैसे एक रूल होता है जिसे कहा जाता है मोनार्की, और मोनार्की कहते हैं जब राजा का रूल होता है। तो राजा का रूल को मोनार्की कहा जाता है। वहां पे क्या होता है, राजा का रूल कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में बात समझ लीजिए। राजा का रूल होता है जहां पे राजा सबसे ऊपर होता है, राजा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और राजा के बराबर कोई और इंसान उस पूरे एरिया में नहीं होता है, उस पूरे किंगडम में नहीं होता है। रितेश प्लीज स्टॉप योर वीडियो। वीडियो स्टार्ट नहीं किया कीजिए, ध्यान रखा कीजिए कि वीडियो स्टार्ट नहीं हो जाए। मैं बता रहा था आपको कि राजा के रूल में क्या होता है कि राजा सबसे ऊपर होते हैं, और राजा जो डिसाइड करते हैं वही मानना पड़ता है। राजा जो बोलते हैं, राजा जो कहते हैं वही मानना पड़ता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है मानना। रितेश, आपकी वीडियो फिर से स्टार्ट हो गई है और मेरी स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है। प्लीज मेक श्योर दैट योर वीडियो डजंट स्टार्ट अगेन। ऑल राइट। सो राजा का हुक्म सबको मानना पड़ता है, राजा सबसे ऊपर हो जाते हैं। राजा राजा जो फैसला करते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, और उनको एडवाइस करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। एक आध मिनिस्टर, वजीर, प्रधानमंत्री अगर हुआ तो हुआ, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया तो कर दिया। मगर राजा के अपने ऊपर होता है कि राजा उस वजीर की, उस प्रधानमंत्री की बात को पूरे तरीके से मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, या अपने मंत्रियों की बात मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ और मंत्री होते हैं, और उन मंत्रियों के अलावा भी देश की पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे एमपीज होते हैं। और अगर कोई भी फैसला होता है तो सारे एमपीज, देश के जितने भी एमपीज हैं, सारे एमपीज के साथ बैठ के बातचीत करी जाती है, सारे सबके सामने डिस्कस किया जाता है टॉपिक को, और उसमें सारे मंत्रियों की राय पूछी जाती है, सारे एमएलएस की, सॉरी सारे एमपीज की, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, सारे जिन्हें सांसद कहा जाता है, सारे सांसदों की राय ली जाती है। और उसके बाद जो मेजोरिटी को पसंद होता है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद होती है बात, जो ज्यादातर लोग कहते हैं, जिस चीज में ज्यादातर लोगों का फेवर होता है, जिस चीज को ज्यादातर लोग फेवर करते हैं, उस चीज को फॉलो किया जाता है, वही कानून बनाया जाता है। लेकिन राजा के यहाँ ऐसा नहीं होता है। राजा ने जो अपने आप डिसाइड कर लिया वो मान लिया जाता है, वो मानना ही पड़ता है। या राजा अपने साथ अपने मंत्री परिषद के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद को भी राजा खुद डिसाइड करते हैं कि कौन उनका मंत्री बनेगा। तो अगर राजा को लगता है कि ऐसा कोई इंसान है जो बार बार उनकी बात को काट देता है, जो बार बार उनकी बात से अग्री नहीं करता है, तो राजा ऐसे इंसान को मंत्री पद के इस्तीफे, मंत्री के पद से ही हटा दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एमपी प्रधानमंत्री खुद नहीं चुनते हैं, बल्कि एमपी को लोग जिताते हैं। एमपी को लोग इलेक्शन में जिताते हैं, और इसीलिए वो इंसान जिसको एमपी बनाया गया है वो लोगों के द्वारा जिताया गया है, और प्रधानमंत्री उनको नहीं हटा सकते। एमपी इसीलिए अगर कोई राय देता है और वो अगर प्रधानमंत्री को पसंद ना भी आए, तब भी प्रधानमंत्री को वो सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरीके से उन एमपीज से मिलके ही बने हैं, और उनके लिए जरूरी हो जाता है एमपीज की बात को सुनना। दूसरी बात, डिक्टेटरशिप बात कर लेते हैं भाई। पहले चलिए, राजा का रूल होता था, राजा के अलावा जहां पे राजा का रूल नहीं होता था वहां पे तानाशाह का रूल होता था। तानाशाह, मैंने आपको शायद पहले बताया, तानाशाह कहा जाता है डिक्टेटर को। डिक्टेटर और तानाशाह का मतलब होता है जब पूरे देश को बस एक आदमी चलाता है। जैसे जर्मनी को सिर्फ हिटलर चलाता था, हिटलर जो कहता था वही माना जाता था, चाहे लोग माने ना माने, चाहे जनता उस बात के फेवर में हो या ना हो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। अगर जनता किसी बात के फेवर में नहीं होती है, तो जनता उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है, प्रोटेस्ट करती है, और अपनी बात को जाहिर करती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में, यानी जहां पे तानाशाह का रूल होता है, जहां पे डिक्टेटर का रूल होता है, डिक्टेटरशिप में जनता प्रोटेस्ट नहीं कर पाती है, और अगर जनता प्रोटेस्ट करती है तो डिक्टेटर अपनी आर्मी के थ्रू उन सब लोगों को मरवा देता है या सजा दे देता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार होता है, लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों के तहत लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
गवर्नमेंट को अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है, उसके खिलाफ धरने पर बैठ सकते हैं, चौराहों पर बैठ सकते हैं, गवर्नमेंट के संसद के बाहर बैठ सकते हैं, और गवर्नमेंट को उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। ये लोगों के पास अधिकार होता है। हालांकि शर्त यही है कि नॉन वायलेंट होना चाहिए। अगर वायलेंस होगी तो फिर वो प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। यह अधिकार सिर्फ डेमोक्रेसी में लोगों को मिलता है कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो उसके खिलाफ बोल सकें। रूलर के खिलाफ, यानी राजा के खिलाफ या डिक्टेटर के खिलाफ लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल सकें। और अगर राजा के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे राज विद्रोह माना जाता है, यानी राजा के साथ धोखा माना जाता है, और उन लोगों को जो राजा के खिलाफ बोल रहे हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो अब आप हल्के हल्के करके समझ रहे होंगे कि डेमोक्रेसी कहा किसे जाता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार को, एक ऐसे रूल को कहा जाता है जहां पे लोग खुद अपनी सरकार को चुनते हैं, लोग सरकार से काम करवाते हैं, और अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करते या सरकार कुछ ऐसे कानून या ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो लोगों के खिलाफ जाते हैं, तो लोग फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल तरीके से। और जब 5 साल एक सरकार के पूरे हो जाते हैं और लोगों को सरकार का काम अगर पसंद नहीं आया, तो अगली बार जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग उस पार्टी को नहीं जिताते हैं, किसी और पार्टी को इलेक्शन जिताते हैं, और इलेक्शन जिताने के बाद दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देते हैं। और इंडिया में, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में एक पार्टी नहीं है, इंडिया में मल्टी पार्टीज है, यानी बहुत सारी पार्टीज हैं, और बहुत सारी पार्टीज मिलकर, इसीलिए इंडिया के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो दूसरे पार्टी को अगले इलेक्शन में जिता दो, वो भी अच्छा काम नहीं करती है तो तीसरी पार्टी को अगले इलेक्शन में जिता दो, और इस तरीके से लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। लोग खुद सरकार बनाते हैं, लोग 5 साल पूरे होने के बाद उस सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, और लोग उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इसको दोबारा सरकार बनाने का मौका देना है या किसी नई पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना है। इसलिए इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रूल ऑफ द पीपल का, रूल बाय द पीपल पहले समझ लेते हैं। रूल बाय द पीपल यानी लोग अपने आप रूल करते हैं। अपने आप कैसे रूल करते हैं? लोग अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन उनको रूल करने वाला है। लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्शन में जिताते हैं, खुद चुनते हैं कि किसको चाहते हैं कि वो हम उनका रूलर बने। रूल ऑफ द पीपल का मतलब है कि लोग खुद भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। जैसे राजा में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और फिर उसके बाद उसका ही बेटा या उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई फैमिली का मेंबर राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान, अगर वो 25 साल का है या उससे ऊपर का है, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी इंसान जो 25 साल का है वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकता है और सरकार बनने के लिए रूलर बन सकता है, यानी सरकार का हिस्सा बन सकता है। तो ये हो गया रूल ऑफ द पीपल, जिसमें लोग खुद खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। रूल बाय द पीपल, जिसमें सरकार को चुनने का काम भी देश की जनता खुद करती है, लोग खुद करते हैं। एंड रूल फॉर द पीपल का मतलब है जो सरकार चुन के आई है वो जनता के लिए ही काम करेगी और जनता के लिए ही रूल करेगी। और अगर जनता के लिए रूल नहीं करती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, तो उस सरकार को लोग अगले, उस पार्टी को लोग अगले इलेक्शंस में हरवा देते हैं और उसे मतलब उसको इलेक्शंस नहीं जीतने देते हैं। अच्छा, यही सारी बातें आपके इन 3 पैराग्राफ्स में कही गई हैं। ये जो मेन हेडिंग है वो ये है कि डेमोक्रेसी की क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज है, उन एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज आपको बताई गई, वो बताया गया पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी जनता द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना। और जनता, मैंने आपको बताया किस किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है। जनता खुद भी इलेक्शन में, जनता से ही लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, और जनता ही खुद वोट डालती है, और जनता ही खुद ये डिसाइड करती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। नहीं करती है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है, और अगर तब भी नहीं मानती है सरकार, तो अगली बार जब इलेक्शन होते हैं तो लोग अगर खुश नहीं है तो अगले इलेक्शन में जनता ही उस पार्टी को हराकर नई सरकार बना देती है। यानी सबसे ज्यादा अगर एक्टिव होते हैं तो वो लोग एक्टिव होते हैं, जनता एक्टिव होती है। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। तो पहले पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि लोगों की हिस्सेदारी सरकार के चलने में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है डेमोक्रेसी का। और लोग इलेक्शन में
आई मीन लोग अपने आप इलेक्शन में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन सरकार बनाएगा। सरकार 5 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो लोग उसे हटा देते हैं, और अगर सरकार अच्छा काम करती है तो नहीं, उसको दोबारा भी मौका दे सकते हैं सरकार चलाने का। जैसे सेंटर में समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी बार लगातार आई है। अगर लोग खुश नहीं है सरकार के काम करने के तरीके से तो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग सिग्नेचर कैंपेन्स निकाल सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जुलूस निकाला जा रहा है, एक तरीका ये होता है कि धरने पर किसी जगह पर बैठ गए, तीसरा तरीका ये होता है कि लोग घर घर जाते हैं और लोगों से साइन करवाते हैं कि देखो हम सरकार को लिखकर लेटर भेज रहे हैं जिसमें हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आपकी बात से खुश नहीं है और बहुत सारे लोग आपकी बात से खुश नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इस पर साइन कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जब सिग्नेचर्स होंगे तो सरकार को ये समझ में आएगा कि ज्यादातर लोग खुश नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने साइन किए, तो हो सकता है सरकार अपनी बात को, अपने फैसले को बदल दे। इन्हें कहा जाता है सिग्नेचर कैंपेन। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ सिग्नेचर करवाया जाता है, एक साथ सिग्नेचर लोग खुशी से करते हैं और ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हमने इस चीज पे साइन इसलिए किया है कि हम आपको ये जो लेटर लिखा है इस लेटर में यही बताया गया आपको कि आप अपनी इस पॉलिसी को बदल दीजिए। मूवमेंट्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना पीसफुल तरीके से बहुत मुश्किल काम होता है, और इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग गुस्से में आ जाते हैं, सरकारी संपत्ति तोड़ना शुरू कर देते हैं, ट्रेन्स में, बसेस में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि किसी अच्छे काम को करने के लिए करवाया जा रहा हो, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो वो भी खराब हो सकता है अगर जनता तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे, और फिर इसी वजह से सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाना पड़ते हैं। एक बड़ा अच्छा आंदोलन हुआ था, आपको मैं याद दिलाऊं, उसे कहा गया चिपको मूवमेंट। ये वापस चलता हूं, आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद एक फोटो दिखाता हूं। जब फोटो देखेंगे तो समझेंगे कि क्या है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये चिपको मूवमेंट का फोटो है। क्या हुआ था कि जो लोग थे गांवों के और जो जंगलों के आसपास रहते थे, वो जंगल और पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो ना फल बचेगा, ना लकड़ी बचेगी, ना ही हवा बचेगी साफ। इसलिए बहुत सारे लोगों ने पेड़ों के साथ चिपक गए थे, पेड़ों के आसपास सर्कल्स बना दिए थे और पेड़ों से चिपक गए थे। अगर कोई भी लोग पेड़ को काटने के लिए आया करते थे तो ये सारे लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, ताकि अगर पेड़ों को काटोगे तो आपको उससे पहले हमें काटना पड़ेगा। और इसकी वजह से उन लोगों ने हार मान ली और ये कैंपेन जो था ये कामयाब हो गया। चाहते तो ये लोग भी गुस्सा कर सकते थे, चाहते तो ये लोग भी हथियार उठा सकते थे, चाहते तो ये लोग भी उन लोगों को मार सकते थे जो लोग पेड़ काटने के लिए आते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने शांति के साथ पेड़ों से एक दूसरे का हाथ थाम के चिपके रहे, और इसकी वजह से दूसरे लोगों को हार मानना ही पड़ी। वापस आते हैं अपनी बुक के ऊपर, और फिर बातचीत करेंगे इस के बारे में कि कोई भी आंदोलन या कोई भी प्रोटेस्ट अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, इसमें मीडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। मीडिया किस तरीके से लोगों में जागरूकता पैदा करती है, मीडिया किस तरीके से लोगों को, मीडिया किसे कहा जाता है? अखबारों को, न्यूज चैनल्स को, फिल्मों को, इन सबको मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया में लोगों को किस तरीके से जागरूक करने के लिए अलग अलग कोशिशें करी जा रही हैं, वो भी इस बात को डिसाइड करती हैं कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जनता तभी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी हिस्सेदारी कर सकती है जब जनता को अच्छी जानकारी होगी, और जनता को अच्छी जानकारी तभी होगी कि जब मीडिया लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। और मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि बिना किसी भेदभाव के सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों के दिमाग में न्यूज जाए, व्यूज नहीं जाए। व्यूज का मतलब है लोगों के दिमाग में राय नहीं जाए, बल्कि लोगों के दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन जाए, सिर्फ न्यूज जाए, राय वो अपने आप बनाए। लोगों को अगर खबरें ऐसे दी जाएं कि जिसमें लोगों को पहले से बता दिया जाए कि लोग ऐसे ही सोचें,
तब तो लोग लोग अच्छे तरीके से सोच नहीं पाएंगे और एक अच्छे सिटीजन की तरफ से जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। लेकिन अगर लोगों को ऐसे खबरें दी जाएं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी गई और लोग सिर्फ अपने आप सोचें, फिर उन खबरों को पढ़ के वो अपने आप अपनी सोच बनाएं, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए जरूरी है कि मीडिया ऐसे तरीके से अपना काम करे कि लोगों की भावनाओं का नुकसान भी नहीं हो, लोगों की भावनाओं को चोट भी नहीं पहुंचे, लोगों को अच्छा भी लगे और लोगों को समाचार भी मिले, ताकि उन समाचारों को सुनकर लोग समझ सकें कि सरकार क्या कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, किसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और कौन सी चीजों को हमें खुद वेलकम करना चाहिए, ताकि सरकार को भी मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने के लिए। तो ये है लोगों की हिस्सेदारी, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि लोग ही सरकार बनाते हैं, लोगों में से ही कुछ लोग आते हैं जो सरकार का हिस्सा बनते हैं, और लोगों को अगर सरकार अच्छी नहीं लगती है तो लोग सरकार को अगले इलेक्शन में हटा देते हैं, और लोग ही खुद उसी सरकार के खिलाफ जिसको उन्होंने खुद चुना है उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर सरकार अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा फिर मैंने बताया आपको कि एक एग्जाम्पल दिया चिपको मूवमेंट का। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि लोगों की राय बनाने में मीडिया का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि बिना किसी भेदभाव के अच्छी न्यूज लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों के दिमाग में खुद लोग राय बना सकें कि सरकार क्या अच्छा कर रही है और क्या बुरा कर रही है, ताकि अगले इलेक्शंस में खुद डिसाइड कर सके। अब इसके अलावा आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए। आज की क्लास बस यहीं तक है, और जो लोग मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सुमामा बेटा अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हमारा चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है, आई मीन हमारा आज का टॉपिक ही पूरा हो गया है, और हम फिर कल तो नहीं, हमारी क्लास अगले वेंसडे को होगी, तो हम अगले वेंसडे को अपनी पूरा ये चैप्टर पूरा कर देंगे। हमारा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो ये सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा। तो ऋषिता का कहना है कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया है। मैं एक बार ऋषिता के लिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट का समय बचा है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऋषिता, मीडिया का काम यह है कि लोगों तक सूचना पहुंचाए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, जो भी सरकार काम करती है उस काम की से जुड़ी हुई सूचना पहुंचाए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करे कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और सरकार से वो अपने कौन कौन से अधिकार डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया के ऊपर इस वजह से ये जिम्मेदारी हो जाती है कि मीडिया सही सूचना लोगों तक पहुंचाए और बिना किसी भेदभाव के सूचना पहुंचाए, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए जिससे लोगों की धार्मिक आस्थाओं को, लोगों के इमोशंस को चोट पहुंचे, और साथ ही साथ बिल्कुल अनबायस्ड होकर के न्यूज पहुंचाए, यानी बिना किसी भेदभाव के न्यूज पहुंचाए। आजकल हम देखते हैं जो न्यूज दिखाई जाती हैं वो आमतौर पर ऐसी न्यूज दिखाई जाती हैं जिसमें किसी एक वर्ग को या तो नीचा दिखाया जाता है, या किसी दूसरे वर्ग को, यानी समाज के किसी दूसरे हिस्से को नीचा दिखाया जाता है। किसी को विलेन बना दिया जाता है तो किसी को हीरो बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस के बारे में सुना होगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया इस तरीके से दिखाती है न्यूज को कि जैसे फैसला हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुसाइड करने पर मजबूर किया था। हालांकि अभी प्रूव नहीं हुआ है। सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई गई और सीबीआई ये डिसाइड करेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सच्चाई क्या है। तो मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ पे ये थी कि सिर्फ ये सूचित करे कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच बैठा दी है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच करेगी, और देखते हैं आगे कि रिया चक्रवर्ती का उसमें क्या रोल निकल के आता है, क्या कोई रोल था या नहीं था, बस इतनी बात पे खत्म हो जाए। लेकिन जब ऐसे दिखाती है मीडिया कि असली क्रिमिनल ही रिया चक्रवर्ती है, या असली क्रिमिनल और कुछ लोग हैं, जैसे शायद करण जौहर का नाम आया था और 2-3 लोगों का नाम आया था, सो वहां पे मीडिया फिर अपने आप एक अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करती है, यानी इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है। जबकि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूज देना, व्यूज देना नहीं है, कि अपनी तरफ से पहले से ही लोगों के दिमाग में बिठा दे कि लोग न्यूज देखने से पहले ही राय बना ले कि अच्छा हाँ यही है,
ऐसा ही किया गया होगा, रिया चक्रवर्ती नहीं मारा होगा या करण जौहर नहीं मारा होगा। सो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, सरकार क्या अच्छा कर रही है क्या गलत कर रही है उसके बारे में बताना, और फिर लोग ये डिसाइड करें कि सरकार को दोबारा इलेक्ट करना है या नहीं करना है, या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है। So thank you very much. Have a very good time. Or and we will meet on Wednesday now, and we'll be finishing this chapter on Wednesday. Have a very good time. See you on Wednesday. Till then, if you have any question, you can WhatsApp me your message. बेटा भाव्या, बहुत लेट कर दिया आपने, आप मुझे WhatsApp पर भेज दीजिए अपना क्वेश्चन।